जय हिंद, जय जोहार। उम्मीद करता हूँ आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, खुद का और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे, साथ ही अपने जीवन के निर्धारित लक्ष्य के प्रति समर्पित होंगे। और यदि आपका लक्ष्य जेपीएससी, बीपीएससी या यूपीएससी एग्ज़ाम क्रैक करके अपने देश और समाज की सेवा करना है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं लोक प्रशासन के अंतर्गत वित्त आयोग के बारे में, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें आपके वीडियो में इसमें क्या क्या कंटेंट रहने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग वित्त आयोग का परिचय जानेंगे, उसकी संरचना, गठन और कार्यकाल, सेवा शर्त के बारे में जानेंगे। वित्त आयोग के गठन का जो क्या कारण था कि वित्त आयोग का गठन किया गया, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। फिर वित्त आयोग का उद्देश्य क्या है, वित्त आयोग किस तरह से कार्य करता है, और वित्त आयोग से संबंधित अधिनियम, उससे जुड़े अधिनियम, कानून और संवैधानिक प्रावधान क्या क्या हैं, उसके बारे में जानेंगे। फिर वित्त आयोग के कार्य और विभिन्न वित्त आयोग का जो रिपोर्ट प्रस्तुत हुआ, उसका सिफारिश क्या क्या था, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। फिर वित्त आयोग के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो वित्त आयोग के विवादित मुद्दे हैं, उसको जानेंगे। और वित्त आयोग की आगे की राह क्या है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो ये इस तरह से आपका ये कंप्लीट टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा, यह टॉपिक वित्त आयोग से संबंधित, ताकि आप अपने एग्ज़ाम में इसके संबंधित जो भी मुख्य परीक्षा में क्वेश्चंस होंगे, उसकी उत्तर लिखने के लिए आप पूरी तरह से सक्षम हो जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। यदि आप जेपीएससी एस्पायरेंट्स हैं, तो इसमें आपका ये जो टॉपिक है वो पेपर नंबर 4 से रिलेटेड रहने वाला है, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। जी हाँ, ये टॉपिक जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, तो इस पेपर से रिलेटेड ये टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। तो यदि आप इसमें हैं, देख सकते हैं जेपीएससी, तो यह कौन सा पेपर है, ये पेपर नंबर 4 है, जिसके अंतर्गत आता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पर देख सकते हैं आप, जिस पे हम लोग टॉपिक जो है फाइनेंस कमीशन, जो कि आपका इस टॉपिक के अंतर्गत आता है, फाइनेंस कमीशन। तो ये वाला टॉपिक आज हम लोग कवर करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग इतना सारा टॉपिक बिल्कुल कवर कर चुके हैं, जो कि आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग इस टॉपिक को आज कंप्लीट करने वाले हैं। यदि आप यूपीएससी एस्पायरेंट्स हैं, तो यदि आपका इस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपका ऑप्शनल पेपर है, यानी पेपर नंबर 7 में आपका ऑप्शनल पेपर होता है, और यदि आपका 6 और 7, पेपर नंबर 6 और 7 क्या होता है, ऑप्शनल पेपर होता है। और यदि आपने इसमें जो है ऑप्शनल के रूप में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सेलेक्ट किया है, तो ये वीडियो भी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। या फिर आपको इस टॉपिक को आप पेपर नंबर 3, जो कि गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी से रिलेटेड है, उससे भी आप को रिलेट करके देख सकते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये यूपीएससी का सिलेबस है। तो चलिए, ये सभी का वीडियो का जो पीडीएफ है वो हमारे चैनल पर, टेलीग्राम चैनल पर आपको उपलब्ध कराया जाएगा, जहां पर आपको ये सारा पीडीएफ आपको उपलब्ध हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं वित्त आयोग का परिचय, उसका ओवरव्यू, क्या होता है वित्त आयोग। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये रहने वाला है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं जो वित्त आयोग है, यानी फाइनेंस कमीशन, यह कैसा है। यह एक संवैधानिक निकाय है। सबसे पहली बात ही है, यह कैसा है, तो यह कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यानी इसे संविधान के द्वारा बनाया गया है। तो संविधान के द्वारा बनाया गया है, तो किस अनुच्छेद के तहत बनाया गया है, तो देखिए अनुच्छेद 280 के तहत इसमें वित्त आयोग का प्रावधान है। संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत इसमें वित्त आयोग का प्रावधान है। और ये 280 किस भाग में है, तो संविधान के भाग 12 में है। संविधान के भाग 12 में आपका 280 अनुच्छेद है, संविधान का भाग 12 में, जिसमें वित्त आयोग का जो है प्रावधान किया गया है, कि इसका गठन के बारे में इसमें बताया गया है। तो ये हो गया। और उसके बाद अनुच्छेद 281 में इसका जो अनुशंसाएं हैं, इसका जो सिफारिशें हैं, उसके बारे में इसका जिक्र किया गया है। आपका संविधान के अनुच्छेद 281 में वित्त आयोग की अनुशंसाएं के बारे में इसमें जिक्र किया गया है। तो ये पता चल गया यह एक संवैधानिक निकाय है। आखिर यह करता क्या है,
तो इस तरह का यह करता क्या है, तो यह एक मार्गदर्शन और सलाह देने का काम करता है। किसको? तो राष्ट्रपति को। अपना रिपोर्ट जो है यह किसको सौंपेगा? तो राष्ट्रपति को सौंपेगा। तो यह एक मार्गदर्शन और सलाह देने का काम करता है। किस मुद्दे पर वह सलाह देगा, किस इशू पर वह सलाह देगा, मार्गदर्शन देगा? तो वह जितना भी सार्वजनिक वित्त होता है, जो फाइनेंस से रिलेटेड जो भी इशू होते हैं, शासन और विकास से संबंधित जो भी विभिन्न मुद्दे होते हैं, उन्हें सार्वजनिक वित्त, शासन और विकास संबंधित विभिन्न मुद्दे होते हैं, जिसके अंतर्गत हम कह सकते हैं जो राजकोषीय समेकन यानी ट्रेजरी कंसोलिडेशन या फिर लोन प्रबंधन, स्थानीय निकाय या आपदा राहत, ये सभी से रिलेटेड जो भी मार्गदर्शन होगा, सलाह होगा, वह राष्ट्रपति को देगा। कौन देगा? तो वित्त आयोग देगा। तो ये वित्त आयोग क्या है? एक सलाह देने का काम करता है। किसको? राष्ट्रपति को। किस मुद्दे पर? तो सार्वजनिक वित्त, शासन और विकास संबंधित विभिन्न मुद्दे पर, जिसके अंतर्गत आता है लोन प्रबंधन, राजकोषीय समेकन, स्थानीय निकाय से संबंधित जो भी हमारे स्थानीय निकाय हैं उससे संबंधित, आपदा राहत से रिलेटेड। तो ये सभी के लिए जो मार्गदर्शन का काम करेगा वह वित्त आयोग ही करेगा। यह सब बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसमें? तो राजकोषीय संघवाद एक इम्पोर्टेंट टर्म्स आया जिसको इंग्लिश में कहते हैं फिस्कल फेडरलिज्म। अब इसमें क्या है कि जैसे ये हमारा देश भारत है, यह भारत क्या है, तो इसमें जो शासन प्रणाली है वो संघीय शासन प्रणाली है। इसके अंतर्गत केंद्र होगा और राज्य होगा। तो इसके दोनों के रिलेटेड एक अपना अपना एक स्वायत्त क्षेत्र दिया जाता है। तो जो भी आपका वित्त से संबंधित है उस संबंधित उसको वो जो है केंद्र और राज्य के बीच जो है उसको बंटवारा किया जाता है कि कितना शक्ति केंद्र के पास रहेगा, कितना शक्ति राज्य के पास रहेगा, कितना पैसा केंद्र के पास आएगा, कितना राज्य के पास आएगा। तो जो भी इस तरह का है तो इसके अंतर्गत जो भी मुद्दे होते हैं उसको राजकोषीय संघवाद से संबंधित कहते हैं। तो यह जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किसमें? राजकोषीय संघवाद को बढ़ावा देने में और विकास पथ यानी डेवलपमेंट ट्रेजेक्ट्री को विकसित करने में। पूरा भारत का हमको विकास करना है, तो विकास करने के लिए पैसा चाहिए। पैसा कहाँ से आएगा? तो टैक्स से आएगा, संसाधन से आएगा, डेवलपमेंट से आएगा। जब हम लोग वस्तु का उत्पादन करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, तो तब हमारा देश क्या होगा? विकास होगा। तो इससे संबंधित जितना भी फाइनेंशियल इशू होगा वो सभी का देख रेख, उससे संबंधित सिफारिशें करने का काम कौन करेगा? वित्त आयोग करेगा। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वित्त आयोग हमारे देश के विकास में। तो इस तरह से हमारा देश का जो पहला जो वित्त आयोग गठित किया गया संविधान के अनुसार, तो वह है 1951 में। 1951 में पहला वित्त आयोग गठित किया गया। 1951 में पहला वित्त आयोग गठित किया गया, जो कि कितने वर्ष का होता है? वो 5 साल का होता है। वह क्या होता है? 5 साल का होता है, जो कि 52 से 57 तक के लिए चला। इसके जो अध्यक्ष हैं, इसका एक अध्यक्ष होता है। तो उसका जो अध्यक्ष थे फर्स्ट वित्त आयोग का, उनका नाम था केसी नियोगी। इसका जो अनुशंसा था, प्रमुख अनुशंसा सिफारिश जो था वो क्या था? केंद्र और राज्य के बीच जो कर है, टैक्स है, मिलने वाला जो पैसा है, उसका बंटवारा करने का फॉर्मूला दिया गया ये पहला वित्त आयोग के द्वारा। तो पहला वित्त आयोग 1951 में गठित किया गया। कार्यकाल था 1952 से 57 के बीच। पहला वित्त आयोग का जो अध्यक्ष थे उनका नाम था केसी नियोगी, और इसका जो प्रमुख सिफारिश था वो था केंद्र और राज्य के बीच जो कर होता है, टैक्स होता है, उसका फॉर्मूला दिया इस आयोग ने। तो इस तरह से पहला वित्त आयोग का यह गठन हुआ। इसके साथ साथ वित्त आयोग जो है देश में सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा देता है। ठीक है, इसके अलावा महत्वपूर्ण योगदान इसमें देता है। केंद्र और राज्य सरकारों की जो राजकोषीय स्वायत्ता है, फिस्कल जो फेडरलिज्म है, उसके लिए जो स्वतंत्रता है उसको बढ़ावा देता है। उसमें समानता और दक्षता का भी ध्यान रखता है, उसको बढ़ावा देता है। इस तरह से वित्त आयोग काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे देश के विकास में।
तो इस तरह से हमारा ये एक तरह से, या और ये दूसरा बात है, यह क्या है, एक तरह से अर्ध न्यायिक निकाय भी है, अर्ध न्यायिक निकाय भी है आपका वित्त आयोग। वित्त आयोग एक तरह का क्या है, अर्ध निकाय भी है। जिस तरह से न्यायालय में निर्णयों की निष्पक्षता और तथ्यात्मक आधार के अनुसार क्या होता है, फैसला दिया जाता है, उस तरह से वित्त आयोग उस तरह से फैसला लेती है, अनुशंसा करती है। जो राज्य और केंद्र के बीच जो भी विवादित मुद्दे होते हैं उसको वह जो है अपने तरीका से उसको सॉल्व करने का काम करती है, जिस प्रकार न्यायालय में होता है। तो यह इसको कह सकते हैं कि यह क्या है, विधायक एक अर्ध निकाय, एक अर्ध न्यायिक निकाय है, अर्ध न्यायिक निकाय है। जिस प्रकार से न्यायालयों में तथ्य, आंकड़े और जो संवैधानिक प्रावधान के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं, उस तरह से यह वित्त आयोग जो है क्या करता है, निर्णय लेता है। इसके अलावा सुनवाई और परामर्श का भी जो प्रक्रिया है, जो भी इसके अंतर्गत सुनवाई होता है, परामर्श होता है, उसका जो प्रक्रिया है वह न्यायालय के तरह ही होता है, जिसमें अलग अलग पक्षों को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाता है। तो इस तरह से कह सकते हैं वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय भी है और साथ ही साथ एक अर्ध न्यायिक निकाय भी है। इसके अलावा जो प्रथम वित्त आयोग जो है वह श्री केसी नियोगी की अध्यक्षता में 22 नवंबर 1951 के राष्ट्रपति आदेश द्वारा गठित किया गया। एक टर्म जो आया था राजकोषीय संघवाद, उसको हम लोग जान लेते हैं। तो यह एक तरह का प्रणाली है जिसके माध्यम से जो संघीय सरकार है, यूनियन गवर्नमेंट है, जो केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है, उसके बीच जो है वित्तीय संसाधन को साझा, उसका बंटवारा करना है, कैसे खर्च करना है, इसके जिम्मेवारी का वहन करता है। तो यह राजकोषीय संघवाद का यह परिभाषा है कि वह एक ऐसी प्रणाली है जिसके माध्यम से संघीय सरकार और राज्य सरकार के बीच, ये दो सरकार के बीच जो वित्तीय संसाधन हैं, जो वित्तीय संसाधन हैं उसको साझा करना है और खर्च करने की जिम्मेवारी वहन करना है। तो इस तरह से संघीय संघवाद को समझ सकते हैं। इसके अलावा केंद्रीय करों के जो विभाज्य पूल में राज्यों के हिस्सेदारी का क्या मतलब होता है, जैसे बहुत सारा केंद्रीय कर यानी टैक्स लगाए जाते हैं, सेंट्रल टैक्स होता है, तो उसका कुछ प्रतिशत जो है वो राज्यों को वितरित किया जाता है, उसका कुछ प्रतिशत क्या होता है राज्यों को दिया जाता है, ताकि राज्य को अपना विकास करना है, अपना उसको खर्च करना है। सबसे ज़्यादा जो कर लेने का शक्ति होता है वो केंद्र के पास होता है, ज़्यादा पैसा केंद्र के पास आता है, टैक्स में ज़्यादा लगाता है। अब वो टैक्स लगा के वो क्या होता है कि वह जो हमारा जो देश है उस पर बहुत सारे राज्य हैं, उस राज्यों को जो है उनकी आवश्यकता अनुसार उसको पैसा देना होता है। तो यह जो कह सकते हैं कि केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में राज्यों की हिस्सेदारी। तो केंद्र सरकार के पास किस तरह से टैक्स वसूलती है, तो यह आयकर के अकॉर्डिंग के माध्यम से, इनकम टैक्स के माध्यम से टैक्स लेती है, कॉर्पोरेट टैक्स लेती है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क यानी सेंट्रल एक्साइज जो होता है टैक्स होता है उसको टैक्स लेती है, फिर IGST जो होता है उसके द्वारा टैक्स लिया जाता है। तो इन करों का जो सकल राजस्व होता है, जो केंद्र सरकार को प्राप्त होता है, जो ग्रॉस इनकम प्राप्त होता है, उसका कुछ एक हिस्सा जो है राज्यों को, सभी राज्यों को दे दिया जाता है। इसी साझे किए गए जाने वाले राजस्व को क्या कहते हैं, विभाज्य पूल यानी डिविजिबल पूल कहा जाता है। यदि अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जो वित्त आयोग की संरचना है वह किस तरह से होता है, यानी उसमें किस तरह से अध्यक्ष होते हैं, सदस्य होते हैं, कितने होते हैं, उसका गठन कितने कैसे होता है, उसका कार्यकाल क्या होता है, उसके बारे में चलिए जानते हैं। तो इसका जो संरचना हो, गठन हो या कार्यकाल हो, यह किसके अनुसार निर्धारित होता है, तो संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत यह निर्धारित होता है कि वित्त आयोग का संरचना कैसा होगा, उसका गठन कैसा होगा, उसका कार्यकाल कितना होगा। तो ये सभी जो है प्रावधान कौन करेगा, अनुच्छेद 280 करेगा, जो कि भाग 12 में है। भाग 12 में कितने अनुच्छेद हैं, तो 264 से लेके 300 का तक क्या है, भाग 12 में आपके अनुच्छेद हैं। संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद हैं, जिसका भाग 12 का जो अनुच्छेद है, भाग 12 जो है वह भाग 12 में किससे संबंधित है, तो वित्त से संबंधित है, संपत्ति हो,
संपत्ति हो या फिर संविदाएं हो या फिर वाद हो, ये सभी से संबंधित भाग 12 है। तो भाग 12 में कुल के जो है अनुच्छेद कितने से कितने तक है, 264 से 300 का तक। और इसी के अंतर्गत 280 आता है जो कि वित्त आयोग के बारे में बोलता है। वित्त आयोग की संरचना के बारे में जान लेते हैं। तो वित्त आयोग की संरचना में क्या होगा, एक अध्यक्ष होगा और जो है चार जो है सदस्य होगा। चार क्या होगा, सदस्य होगा। तो वित्त आयोग का एक अध्यक्ष होता है जिसे कौन नियुक्त करेंगे, जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। और यह व्यक्ति किस तरह का होगा, तो एक प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री या पूर्व वरिष्ठ सरकारी अधिकारी होता है जिसका जो अनुभव है वह वित्तीय मामलों या फिर सरकारी बजट से संबंधित हो। इस तरह का अनुभव रखने वाले को राष्ट्रपति जो है वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर सकते हैं। और इस आयोग के रूप में और 4 अन्य सदस्य होते हैं जो कि विभिन्न विशेषज्ञता स्पेशलिस्ट होते हैं बहुत सारे क्षेत्रों में, जैसे कि वित्तीय विशेषज्ञ हो, सार्वजनिक प्रशासन के विशेषज्ञ हो, अर्थशास्त्री हो, कानून या वित्तीय प्रबंध के क्षेत्र में विशेषज्ञ हो। तो इन सदस्यों का चयन भी भारतीय राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाता है। यानी वित्त आयोग की संरचना क्या होगा, तो एक अध्यक्ष होगा, 4 अन्य सदस्य हो गया, कुल मिलाकर क्या हो गया, 5 हो गया। और इन सबों की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। अगला है कि इसका गठन किस तरह से होता है। तो जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन करते हैं। हालांकि आवश्यकता यदि है तो क्या करना है, जल्दी भी गठित किया जा सकता है। साधारणतः कितना होता है वित्त आयोग का जो कार्यकाल, वो 5 वर्ष का होता है। लेकिन यदि किसी वर्ष किसी तरह से आवश्यकता आ गया, यानी आपातकाल आ गया, तो युद्ध हो गया या फिर किसी और कारण से यदि आवश्यकता हो कि 3 साल में कोई और वित्त आयोग गठित किया जाए तो वह जल्दी भी गठित कर सकता है। तो ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि 5 वर्ष ही वो के लिए ही कार्यकाल होगा। तो यदि आवश्यकता होने पर वह जल्दी भी गठित कर सकता है, ऐसा संविधान में प्रावधान है। और गठन कौन करता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा गठित किया जाता है। तो ये हो गया। दूसरा है कि वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होगा। तो यह वित्त आयोग का कार्यकाल साधारणतः 5 वर्ष का होता है। यानी इसे हर 5 वर्ष में एक बार फिर से गठित किया जाता है। उदाहरण के तौर पर जैसे कि अगर कोई वित्त आयोग 220 में गठित किया गया तो उसका कार्यकाल क्या होगा, 2020 में गठित किया गया तो उसका कार्यकाल क्या होगा, 2025 तक रहेगा। और फिर 2025 में नया वित्त आयोग गठित किया जाएगा। तो इस तरह से इसका कार्यकाल 5 वर्ष का, यदि आवश्यकता हो तो उसे जल्दी भी नया वित्त आयोग गठित कर सकता है। तो इस तरह से वित्त आयोग का कार्यकाल हो गया। इसी के साथ हम लोग अगला टॉपिक पर पढ़ते हैं कि वित्त आयोग जो आया या गठित किया गया, इसकी आवश्यकता ही क्यों पड़ी, क्यों आखिर जरूरत पड़ा, क्यों आखिर संविधान निर्माताओं ने वित्त आयोग के गठन के बारे में सोचा। तो हमारा देश जो है ये सबसे पहले ये वित्त आयोग कैसा है, एक संवैधानिक निकाय है जिसको अनुच्छेद याद रखिएगा 280 के तहत केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों का जो न्याय संगत वितरण है उसके लिए स्थापित किया गया। और इसकी आवश्यकता मुख्य रूप से संघीय व्यवस्था में वित्तीय संतुलन बनाए रखने के लिए होती है। जो हम लोग का देश में शासन व्यवस्था है वो कैसा है, संघीय व्यवस्था है। केंद्र में केंद्र सरकार और राज्यों में राज्य सरकार कार्य करती है। तो इस तरह से उन दोनों सरकारों में, उन दोनों के बीच एक वित्तीय संतुलन बनाए रखने के लिए हमें वित्त आयोग की आवश्यकता हुई। क्योंकि इसका क्या कारण है, क्योंकि केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय असमानता है। असमानता कैसे हुआ, तो देखिए भारत में जो राजस्व अर्जन है, जो टैक्स लगाता है, वो केंद्र सरकार ज़्यादा मुख्य रूप से टैक्स लगाता है और उसके पास पैसा ज़्यादा आता है।
और वित्तीय व्यय की संरचना में अंतर होता है। तो भारत में जो राजस्व अर्जन मतलब पैसा कहाँ से आया और उसको खर्च कैसे करना है, तो इसके संरचना में अंतर है। जैसे कि राजस्व का जो प्रमुख स्रोत है वो किसके पास है, केंद्र सरकार के पास है। हमने पैसा जो है केंद्र सरकार के पास ज़्यादा आता है, लेकिन राज्यों को अधिक व्यय करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि राज्य को अपना विकास करना है। तो राज्यों को अधिक व्यय करने की आवश्यकता होता है। तो राज्यों को वित्तीय रूप से सशक्त बनाने के लिए केंद्र से करों का जो उचित हिस्सा है वह मिलना आवश्यक है, जिसे वित्त आयोग ही सुनिश्चित करता है कि उसको कितना जो है पैसा जो है राज्यों को, स्टेट को दिया जाए। तो यह जो काम है वह कौन करता है, वह वित्त आयोग करता है। तो इसके लिए आपको एक आयोग की आवश्यकता पड़ गया कि आखिर ऐसा कौन सा हम लोग को आयोग गठन करें ताकि वह जो है निर्धारित करे समय समय पर क्या होता है कि हमारा जो स्टेट है उसमें आपका महंगाई बढ़ गया, किसी वर्ष जनसंख्या में बढ़ोतरी हो गया या फिर किसी राज्य की कम हो गया, तो यह जो है समय पर निर्भर करता है कि वो समय किस परिस्थिति पर समय कैसा है कि उसको कितना आवश्यकता है। कोई राज्य जो है हमारा बहुत ज़्यादा गरीब राज्य है, उसको ज़्यादा फाइनेंस की आवश्यकता है, कोई विकसित राज्य है तो उसको कम फाइनेंस की आवश्यकता होती है। तो ये सभी का निर्धारण करने के लिए कुछ न कुछ एक चाहिए ना, तो वो एक आयोग के लिए उसके बारे में सोचा गया, इसलिए जो है वित्त आयोग का प्रावधान किया गया। इसके साथ ही जो कर का वितरण करना है उसको न्याय संगत करना है, तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी चाहिए ताकि वह जो कर है उसको एक सिस्टमेटिक वे में राज्यों को दिया जाए। तो कुछ कर जो है केवल केंद्र सरकार द्वारा एकत्रित किया जाता है, जैसे आयकर हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, सीमा शुल्क हो गया, ये सभी सिर्फ जो है केंद्र सरकार द्वारा जमा किया जाता है, लिया जाता है, उसके द्वारा लगाया जाता है। तो इस तरह से केंद्र सरकार के पास आया, अब पैसा आया, फिर वित्त आयोग यह तय करता है कि जो ये जो कर है इन करों का कितना प्रतिशत राज्य को हस्तांतरित किया जाए ताकि वे अपने खर्चों को पूरा कर सकें। तो इस तरह से आपको एक आयोग की जरूरत पड़ेगा कि कितना प्रतिशत राज्यों को देना है ताकि वह खर्च को पूरा कर सकें। फिर दूसरा है अनुदान एवं वित्तीय सहायता का निर्धारण। अब देखिए बहुत सारे राज्य जो हैं, कुछ कमज़ोर राज्य हैं, कुछ सशक्त हैं, कुछ विकसित हैं, कोई कम विकसित हैं, तो उसको क्या ज़रूरत है, उसको अनुदान का ज़रूरत है, उसको कुछ विशेष पैसा, विशेष पैकेज का ज़रूरत है, कोई वित्तीय सहायता का ज़रूरत पड़ता है। तो इसका निर्धारण करने के लिए कोई ना कोई चाहिए। तो इसके निर्धारण के लिए हम संविधान निर्माताओं ने वित्त आयोग के बारे में गठन करने के बारे में सोचा, इसलिए उसकी आवश्यकता पड़ी। वित्त आयोग राज्यों के वित्तीय स्थिति का आकलन करता है कि किस तरह का राज्य है, कैसे वह कमज़ोर है, और कमज़ोर राज्यों को विशेष सहायता एवं अनुदान देने का भी सिफारिश करता है। इस तरह से राज्यों का जो वित्तीय संतुलन है, फाइनेंशियल इक्विलिब्रियम को बनाए रखने का काम जो करता है वह वित्त आयोग ही करता है। इसके साथ ही जो आर्थिक स्थिरता है और संघवाद को मजबूत करना है, फेडरल सिस्टम को अपनाता है, चूँकि हमारा भारत और जहाँ पर केंद्र और राज्य को स्वायत्ता प्राप्त है, जिसे अपने अपने क्षेत्र में काम करने की स्वतंत्रता दिया गया है, तो उसको बढ़ावा देना के लिए क्या चाहिए, फाइनेंस की ज़रूरत है। तो इस तरह से वित्त आयोग जो है फेडरल सिस्टम को भी बढ़ावा देता है। इससे जिस आर्थिक असमानता के कारण अगर राज्य को पर्याप्त संसाधन नहीं मिलेंगे तो क्या होगा, संघीय व्यवस्था क्या हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। क्योंकि हम लोगों को एक क्या है कि एक एकरूपता लाना है हमारे देश में, पूरा जो है एक तरह से समान रूप से हम लोगों को विकसित करना है। तो है ना, किसी राज्य को ज़्यादा फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है तो विकसित होने के लिए, तो उसको ज़्यादा हम लोग को उसको जो है फाइनेंस उपलब्ध कराते हैं, उसे आर्थिक सहायता अनुदान उसे दिया जाता है। तो वित्त आयोग सुनिश्चित करता है कि सभी राज्यों को विकास के समान अवसर प्राप्त हों। तो इस तरह से कह सकते हैं कि यह जो वित्त आयोग है यह आर्थिक स्थिरता और संघवाद को मजबूत करने का काम करता है, इसलिए वित्त आयोग के गठन की आवश्यकता हुई। इसी के साथ ही पंचायती राज और नगर निकाय, जब पंचायती राज व्यवस्था हमारा संविधान संशोधन 1992 के बाद आया, जिसमें हम लोग को पंचायती राज और शहरी निकायों के माध्यम से देश को विकसित करने के बारे में सोचें, जिसके अंतर्गत पंचायत हो गया, प्रखंड हो गया, जिला हो गया, इन सभी जो पंचायती राज संस्थाएं हैं, इन
संस्थाओं को विकसित करने के लिए क्या करना होगा कि उन्हें फंड दिया जाएगा, फंड देना पड़ेगा। तो इसका निर्धारण कितना देना है, क्या निर्धारित करना है, किस माध्यम से निर्धारित करना है, ये सभी काम जो है कौन करेगा? वित्त आयोग ही करेगा। यानी वित्तीय सहयोग देने का काम पंचायती राज संस्थाओं को कौन करेगा? वित्त आयोग ही करता है। वित्तीय विवादों का निपटारा, इसी के अलावा केंद्र और राज्य के बीच किसी मुद्दे को लेकर यदि वित्तीय विवाद उत्पन्न हो जाता है तो उसको निपटारा भी वित्त आयोग करता है। वित्त आयोग की सिफारिश विवादों को सुलझाने में एक तरह से न्यायिक भूमिका निभाता है। इस तरह से एक संतुलित वित्तीय वितरण जो है सुनिश्चित करने का काम कौन करता है? वित्त आयोग ही करता है। तो इस तरह से वित्त आयोग की आवश्यकता हुई। फिर बदलती आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार सुधार, जैसे कि अभी हर साल में नई आर्थिक परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है, जैसे महंगाई में वृद्धि हो गया, कोई नया नीति आ गया, कोई आपातकाल आ गया, जैसे कोविड-19 आ गया बीच में। तो इस तरह से राज्य को अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग वित्तीय सहायता की आवश्यकता पड़ेगा। तो उस अनुसार उसको किस तरह से किस रूप में उसको देना है, ये भी फैसला जो है वित्त आयोग ही करता है। यानी बदलते समय के अनुसार जो राजस्व वितरण करने का काम, वित्तीय अनुदान देने का काम, ये सभी जो है वित्त आयोग ही करेगा। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं निष्कर्ष में कि वित्त आयोग का गठन भारत में राज्यों और केंद्र के बीच वित्तीय संतुलन बनाए रखने के लिए किया गया है, ताकि राज्यों की आर्थिक स्थिरता और सुनिश्चितता बने रहे, संघीय ढांचे को मजबूती मिले। इस तरह के लिए इन कामों के लिए वित्त आयोग के गठन की आवश्यकता पड़ी। यह एक निष्पक्ष और स्वतंत्र संस्था होता है, संवैधानिक संस्था होता है, और यह कार्य करता है और आर्थिक संसाधनों का जो न्याय संगत बंटवारे का सुनिश्चित करता है। जितना भी हमारा आर्थिक संसाधन है कि देश में खनिज संसाधन है, उन सबों का न्याय संगत बंटवारा जो है वह वित्त आयोग करने का काम करता है। अब इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका टारगेट क्या है? तो टारगेट क्या है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग की स्थापना की जाती है, यह हम लोग को पता है। इसके बीच इसका उद्देश्य है क्या? केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व और न्याय संगत वितरण सुनिश्चित करना है और संघीय वित्तीय संतुलन जो है उसको बनाए रखने का काम करना है। इसका यह उद्देश्य है। जैसे केंद्र और राज्यों के बीच करों का बंटवारा करना है, फिर आपका वित्तीय संसाधन का समान वितरण करना है, जो वित्तीय रूप से कमजोर राज्य हैं उनको अतिरिक्त सहायता देना है, राज्यों के बीच वित्तीय असमानता को कम करने का उपाय सुलझाना है, फिर राज्यों के अनुदान जो ग्रांट इन एड की सिफारिश है उसको करना है, जिससे विशेष ज़रूरतों वाला जो राज्य है उसको वित्तीय सहायता देना है। इसके अलावा जो यदि किसी तरह से बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, सुनामी आ गया, तो ऐसे परिस्थितियों में जो राज्य की आवश्यकता के अनुसार उसको वित्तीय सहयोग भी देने का काम कौन करता है? वित्त आयोग ही करता है। इस तरह से पंचायती राज और शहरी निकाय जो हो गया उनको वित्तीय जो है सहायता देना है। जैसे नगर पालिका हो गया, ग्राम पंचायत हो गया, प्रखंड हो गया, जिला हो गया, तहसील हो गया, इस सभी जो स्थानीय निकाय हैं इन सबों को क्या चाहिए? विकास करने के लिए, वहाँ पर उन गाँवों के विकास करने के लिए क्या चाहिए? धनराशि की जरूरत पड़ती है। तो इसका सिफारिश भी जो कौन करता है? वित्त आयोग ही करता है। वित्तीय विकेंद्रीकरण यानी फिस्कल डिसेंट्रलाइजेशन को इससे क्या हो गया? ये बढ़ावा मिलता है। इससे क्या हो गया? बढ़ावा मिलता है कि उसको एक जो है विकेंद्रीकरण हो गया, फिस्कल डिसेंट्रलाइजेशन हो गया, मतलब राज्य को भी अपना जो है वित्त यानी फाइनेंस के लिए उसको दिया जाने लगा। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि एक फिस्कल डिसेंट्रलाइजेशन को बढ़ावा देता है कौन? वित्त आयोग। फिर आपका राजकोषीय अनुशासन जो फिस्कल डिसिप्लिन है उसको बनाए रखने का काम भी जो है वित्त आयोग ही करता है। फिर केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों को संतुलित करने का काम जो है वित्त आयोग ही करता है। तो इस तरह से वित्त आयोग के उद्देश्य के बारे में जान गए। अब इसका यह कार्य कैसे कर सकता है? तो कार्य उद्देश्य लगभग समान ही है। जैसे राज्यों को अनुदान देना, केंद्र और राज्यों के बीच करों का बंटवारा करना, उसको जो भी केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय संबंध है उसको संतुलित करना, और जो भी संसाधन है देश का जो संसाधन है उसको न्याय संगत वितरण करना का सिफारिश कौन करेगा?
वह वित्त आयोग ही करेगा। स्थानीय निकाय में पंचायती और नगर पालिका को जो वित्तीय सहायता देने का काम वित्त आयोग करेगा। राज्यों के वित्तीय प्रदर्शन और आर्थिक स्थिरता को प्रोत्साहित करने का काम भी वित्त आयोग का ही कार्य है। तो इस तरह से केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय असंतुलन को कम करना है, उसको बैलेंस करके रखना है। केंद्र सरकार को अन्य वित्तीय मामलों पर जो है सलाह देना, जैसे राज्यों के ऋण देना है कि नहीं, वित्तीय पुनर्गठन संबंधित सिफारिश देने का काम जो है यह वित्त आयोग का ही कार्य है। अब जो है यदि हम लोग देखते हैं कि इसमें राज्य सरकार के पैसा कहाँ कहाँ से आता है, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए जानना, तो किस तरह से राज्य के पास पैसा आएगा, किस तरह से केंद्र के पास पैसा आएगा। तो राज्य सरकार के पास विभिन्न स्रोतों से आता है। इसमें से दो प्रमुख स्रोत हैं, दो इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं। पहला जो है स्रोत, पहला जो सोर्स है वो अपने संसाधन से, जो राज्य है उसके पास जो आवन रिसोर्सेस है, जैसे कि उसके पास खनिज संपदा है ना, तो इस तरह से जैसे कोयला हो गया, लोहा हो गया, तांबा हो गया, बिजली का उत्पादन कर रहा है, पानी हो गया, डैम हो गया, तो इस तरह से ये सभी उसका अपना रिसोर्सेस है। फिर अपना उसका उपक्रम है, कोई यदि प्लांट राज्य सरकार का अपने तरफ से है तो उससे भी पैसा आएगा, उसका उत्पादन होगा तो उससे पैसा आएगा। दूसरा केंद्र सरकार से मिलने वाला राशि, एक खुद का और दूसरा केंद्र सरकार से, यानी दो तरह से पैसा आता है। तो यदि हम लोग राज्य सरकार के अपने संसाधन से जो पैसा आता है तो वो कहाँ से आता है, तो पहला है वो कर के माध्यम से आएगा, यानी टैक्स रेवेन्यू। तो किस प्रकार का कर लगा सकता है राज्य सरकार, तो वैट या विक्रय कर लगा सकता है। जो उत्पादन प्रोडक्ट जो है बेचा जाएगा तो उस पर क्या होगा, उस पर वैट या विक्रय कर लगा सकता है। तो उस किस पर लगा सकता है, पेट्रोल पर, डीजल पर, शराब पर, इस सभी पर। तो इस तरह से देख सकते हैं वो अपने अनुसार, अपने आवश्यकता अनुसार, अपने राज्य के डेवलपमेंट को देखते हुए इन सबों पर क्या लगाता है, टैक्स लगाता है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि पेट्रोल और डीजल अलग अलग राज्यों में अलग अलग रेट में उपलब्ध होता है, क्योंकि इस पर जो है टैक्स जो है लगाने का अधिकार राज्य सरकार के पास होता है। जैसे कि झारखंड में जो पेट्रोल है वह जो है बंगाल में पेट्रोल के रेट से अलग होगा, बिहार के रेट से अलग होगा, तो इस तरह से वो अपने अनुसार वह लगाती है। इसके अलावा कहाँ से आएगा पैसा, तो स्टाम्प शुल्क के माध्यम से आएगा। जो संपत्ति का रजिस्ट्रेशन होगा उस पर टैक्स लगता है, स्टाम्प शुल्क, तो उससे हम राज्य सरकार को पैसा मिलेगा। फिर वाहन कर, जो कि गाड़ियों पर कर लगाया जाता है। तो जैसे ही देखते हैं परिवहन चेकिंग होता है, गाड़ी की चेकिंग होती है, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में राजस्व जो है वसूला जाता है। तो इस तरह से ये सारा पैसा किसके पास जाता है, सरकार के पास जाता है। इसी के अलावा भूमि राजस्व, बहुत सारा कृषि भूमि होता है, उस भूमि पर क्या होता है, टैक्स लगाया जाता है, रसीद कटाया जाता है, जैसे कि खेत के लिए, ज़मीन के लिए। तो ये पैसा कहाँ जाता है, राज्य सरकार के पास जाता है। इसी प्रकार जो है राज्य सरकार प्रवेश कर यानी एंट्री टैक्स लगाता है, यानी हर राज्य का अपना एक सीमा होता है। उस सीमा पर यदि प्रवेश करने पर उस राज्य जो है क्या लगाता है, प्रवेश कर यानी एंट्री टैक्स लगाता है। तो इस तरह से उसके पास पैसा आया। इसके अलावा गैर कर आय, नॉन टैक्स रेवेन्यू के स्रोत भी हैं, जिसके माध्यम से राज्य सरकार को पैसा मिलता है। जैसे कि इसका है शुल्क और सेवा शुल्क। सेवा शुल्क सर्विस टैक्स के माध्यम से भी राज्य सरकार को पैसा मिलता है। जैसे बिजली हो गया, पानी हो गया, परिवहन हो गया, ये सभी जो है राज्य में रहने वाले जो निवासी हैं उनके माध्यम से उसको दिया जाता है, उसको टैक्स लगता है, जिसके माध्यम से राज्य सरकार को पैसा की प्राप्ति होती है। जैसे पानी के लिए, परिवहन के लिए, बिजली के लिए, रोड के लिए, तो ये सभी के माध्यम से उसको जो है पैसा आता है। इसके अलावा खनिज संसाधन से रॉयल्टी, बहुत सारे राज्यों में बहुत सारा खनिज संसाधन है, तो खनिज संसाधन से क्या होगा, उसको रॉयल्टी मिलेगा। केंद्र सरकार या फिर वहाँ पर जो भी कंपनियां काम कर रही होती है तो उसको रॉयल्टी मिलेगा, खनन से प्राप्त रॉयल्टी। तो इस तरह से आपको राज्य सरकार के पास पैसा आता है। इसके अलावा राज्य स्वामित्व वाली संपत्ति से किराया, राज्य सरकार की जो भी संपत्ति है, ज़मीन है, उस ज़मीन भवन से भी जो किराया बनता है उससे भी पैसा राज्य सरकार को मिलता है। तो इस तरह से राज्य सरकार के पास पैसा आता है। इसके अलावा दूसरा चीज़ है, क्या है, दूसरा मेन माध्यम है केंद्र सरकार से प्राप्त धन। अब केंद्र सरकार से
के माध्यम से राज्य सरकार को भी पैसा मिलता है, जैसे करों में हिस्सेदारी, शेयर इन सेंट्रल टैक्स। जितना भी केंद्र सरकार द्वारा करों से पैसा वसूला जाता है, जैसे इनकम टैक्स हो गया, जीएसटी हो गया, तो इसका कुछ हिस्सा वित्त आयोग के सिफारिश के बाद जो है इसे राज्यों को मिलता है। इसे केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में हिस्सेदारी समझा जाता है। ठीक है। अनुदान, फिर अनुदान से विशेष कर अनुदान से भी राज्यों को बहुत सारा पैसा मिलता है, जैसे कि राजस्व घाटा अनुदान। कोई राज्य को राजस्व घाटा हो रहा तो उसको आमदनी जो है, अगर राज्य की आमदनी कम हो तो उसके लिए जो है अनुदान दिया जाता है। योजना अंतर्गत अनुदान, कोई योजना किसी राज्य में जो है संचालित है, उस परियोजना चल रही है, तो उसके लिए भी पैसा राज्य सरकार को दिया जाता है केंद्र सरकार की तरफ से। फिर आपदा राहत अनुदान, किसी तरह से जो है आपदा कोई राज्य सरकार में आ गया तो उसको भी जो है उसके राहत के लिए भी, बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, सुनामी आ गया, तो इस तरह के लिए निपटने के लिए जो केंद्र सरकार है राज्यों को क्या करती है, पैसा देती है, पैकेज देती है। इसके अलावा स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण आदि के लिए भी विशेष अनुदान दिया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकार को। इसके अलावा ऋण या उधारी भी मिलता है राज्य सरकार को। राज्य सरकार को बाजार से या केंद्र सरकार से ऋण ले सकती है, पर यह उधारी FRBM अधिनियम नियमों के तहत होती है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि जो फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो अधिनियम है उसको वो क्या होता है। ठीक है। निष्कर्ष क्या निकला कि राज्य सरकार के आय का जो मुख्य स्रोत है वो अपना कर और गैर राजस्व केंद्र सरकार से मिलने वाला हिस्सा, दूसरा अनुदान और ऋण। इस तरह से पैसा राज्य सरकार को मिलता है। इसके अलावा केंद्र सरकार के पास राजस्व कहाँ से आता है, कहाँ से पैसा आएगा, इसके कौन कौन माध्यम है। पहला माध्यम है कर राजस्व, यानी टैक्स रेवेन्यू के द्वारा जो है आता है। यह दो प्रकार का होता है, एक प्रत्यक्ष कर यानी डायरेक्ट टैक्स और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। तो पहला प्रत्यक्ष कर में आ गया इनकम टैक्स, कॉरपोरेट टैक्स, संपत्ति कर यानी वेल्थ टैक्स, पूंजी लाभ कर यानी कैपिटल गेन टैक्स। इन सबों के माध्यम से जो है राज्य सरकार को पैसा मिलता है। हालांकि सब संपत्ति कर है, वेल्थ टैक्स है, उसको जो है अब समाप्त कर दिया गया है। अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट टैक्स के माध्यम से जैसे हो गया वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी, वस्तु एवं सेवाओं की बिक्री पर, सीमा शुल्क यानी कस्टम ड्यूटी, आयात निर्यात पर, ये सभी पर जो है केंद्र सरकार को टैक्स के रूप में पैसा मिलता है। उत्पाद शुल्क भी मिलता है यानी एक्साइज ड्यूटी अब मुख्यतः पेट्रोल, डीजल और शराब आदि पर लगाया जाता है। इसका प्रकार यदि गैर कर राजस्व से पैसा की बात करते हैं, नॉन टैक्स रेवेन्यू कहाँ से मिलता है, तो जैसे लाभांश हो गया, जैसे बहुत सारा सार्वजनिक उपक्रम हो गया, जैसे सेल भेल हो गया है ना, एनटीपीसी हो गया, इन सबों का जो लाभ मिलता है वह किसको मिलता है, ये राज्य सरकार को केंद्र सरकार को मिलता है। तो इस तरह से वहाँ से भी केंद्र सरकार को पैसा आया। फिर आपका ब्याज पर जो दिया गया, जो केंद्र सरकार का जो ऋण है उस पर जो ब्याज है उस पर भी पैसा मिलता है। इसके अलावा बहुत सारा सेवाओं से आय मिलता है, जैसे रेलवे हो गया, पोस्ट हो गया, लाइसेंस फीस हो गया, एयरलाइंस हो गया, ये सभी जो है इनसे भी जो है केंद्र सरकार को पैसा मिलता है। इसके अलावा संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन सर्विस, स्पेक्ट्रम बिक्री से भी केंद्र सरकार को पैसा मिलता है। इसके अलावा उधारी और देनदारी भी कर सकती है, यानी ब्रोविंग एंड लायबिलिटी भी कर सकती है केंद्र सरकार, जैसे आंतरिक ऋण ले लिया, बाहरी ऋण ले लिया, विदेशी संस्थानों से ऋण ले लिया, फिर सार्वजनिक बचत योजनाओं के लिए ऋण ले लिया। तो इस तरह से केंद्र सरकार के पास ये सारा माध्यम है जिसके तहत उसके पास पैसा आता है। इसके अलावा अगला है कि वित्त आयोग से संबंधित अधिनियम। आखिर जो वित्त आयोग है वह किस किस अधिनियम के तहत कार्य करता है, इसका संविधानिक प्रावधान क्या है। तो सबसे पहला जो अनुच्छेद है वह 280 है, जिसके अंतर्गत जो है इसकी स्थापना और अधिकार दिया गया है। जो प्रमुख है वह है अनुच्छेद 280। राष्ट्रपति जो है प्रत्येक 5 वर्ष में आवश्यकता पड़ने पर वित्त आयोग का गठन करता है, और इसी के साथ यह आयोग क्या करता है, राज्यों के बीच करों का आय का वितरण करता है। इसके अलावा राज्यों को अनुदान देने पर भी यह जो है अपना सिफारिश करता है वित्त आयोग। केंद्र सरकार को वित्तीय मामलों में भी यह सुझाव
देता है। इसके अलावा अगला जो अधिनियम है वह है क्या, वित्त आयोग विविध प्रावधान अधिनियम 1991। ये भी एक अधिनियम है, नियम है, जिसके माध्यम से वित्त आयोग कार्य करता है। इसमें जो है आयोग की संरचना के बारे में बताया गया है, आयोग की योग्यता और अनुभव के बारे में बताया गया है, कार्यकाल और सेवा शर्तें के बारे में बताया गया है, आयोग की शक्तियां और कार्य के बारे में बताया गया है। इसके अलावा आयोग के रिपोर्ट के बारे में जानकारी दिया गया है। तो यह जो है ये जो अधिनियम है, इसके तहत वित्त आयोग कार्य करती है। और इससे संबंधित कौन कौन से अनुच्छेद हो सकते हैं जो वित्त आयोग से संदर्भित होते हैं? तो अनुच्छेद 275, अनुच्छेद 281। 275 कहता है कि राज्य को अनुदान देने का व्यवस्था करना है, तो ये भी जो है वित्त आयोग से संबंधित है। फिर 281 राष्ट्रपति द्वारा संसद में वित्त आयोग का जो रिपोर्ट है वह पेश करने का से संबंधित है। तो वित्त आयोग किसको रिपोर्ट देगा? राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति कहाँ पर इसको पेश करेगा? तो संसद में पेश करेगा। तो यह जो है किस अनुच्छेद के तहत कहा गया है? 281 के तहत। फिर जो है वित्त आयोग से संबंधित अधिनियम कौन सा है? तो 80वां संविधान संशोधन अधिनियम 2000। ये भी अधिनियम वित्त आयोग से संबंधित है। तो इस संशोधन ने करों के नेट प्रोसीड में से राज्यों को हिस्सा देने के प्रणाली में बदलाव किया। फिर संपूर्ण कर आय में से राज्यों का हिस्सा निर्धारित किया जाता है, केवल आयकर पर ही नहीं। सिर्फ केंद्र सरकार को जो आयकर से मिला पैसा उस पर ही, सिर्फ वही पैसा राज्य सरकार को न कि बल्कि जितना भी पैसा मिलता है केंद्र सरकार को कर के माध्यम से या फिर अन्य स्रोतों से, उसका एक हिस्सा जो है राज्य सरकार को दिया जाता है। फिर अगला अधिनियम है 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 यानी जीएसटी अमेंडमेंट। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कितना संविधान संशोधन था? 101वां संविधान संशोधन। ये कब बना? इसका अधिनियम का नाम क्या है? 2016, जिसको हम लोग जीएसटी अमेंडमेंट के नाम से जानते हैं। इसने क्या किया? भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी लागू किया और वित्त आयोग को राज्यों को हुए राजस्व नुकसान की भरपाई पर सुझाव देने का दायित्व भी सौंपा। इसके अलावा FRBM एक्ट, देखिए यहाँ पर आया FRBM एक्ट, जिसका फुल फॉर्म है फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। ये 2003 का एक्ट है। यह भी वित्त आयोग से संबंधित है। तो यद्यपि यह कानून वित्त आयोग का प्रत्यक्ष हिस्सा नहीं है, लेकिन आयोग की सिफारिशें राजकोषीय अनुशासन को ध्यान में रखते हुए ही की जाती है। जो भी आयोग का सिफारिश है और राजकोषीय अनुशासन है, उसको ध्यान में रखते हुए ही की जाती है। केंद्र और राज्य सरकार अपने राजकोषीय घाटे यानी फिस्कल डिफिसिट को सीमित रखने हेतु बाध्य होती है इस कानून के तहत, FRBM एक्ट 2003 के तहत, जिसका फुल फॉर्म होता है फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। अगला जो है अधिनियम है केंद्र राज्य वित्तीय संबंध से जुड़े अन्य अधिनियम, जैसे इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनकम टैक्स एक्ट 1961। दूसरा है गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी एक्ट 2017। तो ये सारा जो अधिनियम है वह वित्त आयोग से संबंधित है। इसको से किसी न किसी रूप में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित होता है वित्त आयोग। इन अधिनियम के अंतर्गत वित्त आयोग क्या करता है? अपना काम करता है। तो कौन कौन अधिनियम है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी एक्ट 2017, इनकम टैक्स एक्ट 1961, फिर आपका FRBM एक्ट 2003, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 यानी जीएसटी अमेंडमेंट, फिर 80वां संविधान संशोधन अधिनियम 2000, अनुच्छेद 275 और 281, वित्त आयोग अधिनियम 1951 और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280। तो ये सारा जो संविधान प्रावधान और अधिनियम है जो कि वित्त आयोग इन सभी अधिनियमों के तहत कार्य करता है। तो ये हुआ। अगला पॉइंट है, अगला जो टॉपिक है वह है वित्त आयोग का जो रिपोर्ट प्रस्तुत करता है वह रिपोर्ट कब कब आया और उन रिपोर्टों का जो मेन सिफारिश है वो क्या क्या था। तो इसमें अब तक गठित कुल वित्त आयोग की जो सूची है वो अभी तक 1951 से 2025 तक का दिया गया है। इसमें
संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत भारत के राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष में एक वित्त आयोग का गठन करते हैं। अब तक कितना आयोग का गठन हो चुका है? तो 16 वित्त आयोग का गठन हो चुका है। वर्तमान में जो 8 अप्रैल 2025 को हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं, वर्तमान में 16 वित्त आयोग गठित हो चुका है। अभी जो संचालित है वह है 16वां वित्त आयोग चल रहा है। तो सबसे पहला वित्त आयोग जो आया वो 1951 में गठित हुआ। इसका कार्यकाल था 1952 से 57। इसका अध्यक्ष केसी नियोगी। इसका जो प्रमुख सिफारिश था वह केंद्र और राज्य सरकार में जो कर का बंटवारा है उसके लिए यह क्या दिया, यह फॉर्मूला दिया किस प्रकार से होगा। दूसरा जो वित्त आयोग 1956 में गठित हुआ, उसका कार्यकाल था 1957 से 1962। इसके अध्यक्ष थे के संथानम। इसका जो प्रमुख सिफारिश था वह राज्यों को अनुदान देने की प्रक्रिया तय करना था। तीसरा जो वित्त आयोग 1960 में आया, 1962 से 66 कार्यकाल था। ए के चंदा इसका अध्यक्ष थे। केंद्र राज्य वित्तीय संतुलन को कम करने की सिफारिश इसने किया। चौथा वित्त आयोग 1964 में गठित हुआ। इसका जो कार्यकाल था 1966 से 1969। इसका अध्यक्ष पीवी राजमन्नार था। इसका जो प्रमुख सिफारिश था वो क्या था, वह राज्यों के कर्ज पुनर्गठन पर सुझाव देना था। पांचवा वित्त आयोग जो गठित हुआ वह 1968 में। कार्यकाल कब से कब तक चला? 1969 से 1974 तक। अध्यक्ष कौन थे? महावीर त्यागी। और प्रमुख सलाह क्या था? राज्यों को दी जाने वाली सहायता राशि का निर्धारण करना। इस तरह से 16, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह से आपका पूरा का पूरा यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है वो है 10वां वित्त आयोग 1992 में बना। कार्यकाल 1995 से 2000। और इसके अध्यक्ष थे केसी पंत। और इसी ने पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों के लिए अनुदान की अनुशंसा यानी सिफारिश किया। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला जो है एक इम्पोर्टेंट आपका 14वां वित्त आयोग है जो कि गठन हुआ था 2013 में। कार्यकाल 2015 से 20 तक था। अध्यक्ष थे वाई वी रेड्डी। इसका सिफारिश क्या था? प्रमुख सिफारिश था राज्यों की कर हिस्सेदारी कितना 42% की गई। देखो जो कर हिस्सेदारी है वो राज्यों को कितना 42%, यानी यदि 100 रुपया जो है केंद्र सरकार कमाती है टैक्स से तो उसका 42 रुपया जो है राज्यों को देना पड़ेगा। यह राज्यों की कर हिस्सेदारी तय किया गया। कौन से वित्त आयोग में? तो 14वां वित्त आयोग। गठन कब हुआ? 2013 में। इसका अध्यक्ष कौन था? वाई वी रेड्डी। अब जो है 15वां वित्त आयोग का गठन कब हुआ? 2017 में। कार्यकाल 2020 से 2026 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? एन.के. सिंह। इसने क्या किया? राज्यों को जो करों में हिस्सेदारी है वो घटा दिया। वह अब हो गया 41% हिस्सेदारी। और स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार, यह जो है प्रमुख सिफारिश दिया। 1% घटा दिया गया। तो याद रखिएगा वित्त आयोग कौन सा था? 15वां वित्त आयोग। अभी जो चल रहा है वो 16वां वित्त आयोग है। अभी इसका रिपोर्ट नहीं आया है अभी जब हम लोग वीडियो बना रहे हैं। गठन वर्ष हुआ है 2023 को। कार्यकाल कितना से कितना तक चलेगा? तो 2026 से 2031 तक चलेगा। और अध्यक्ष कौन है? तो अरविंद पनगड़िया हैं। याद रखिएगा 16वां वित्त आयोग का जो अध्यक्ष है वो है अरविंद पनगड़िया। रिपोर्ट कब आएगा? तो 31 अक्टूबर 2025 तक प्रस्तुत होगा रिपोर्ट। और उस रिपोर्ट के आधार पर कितना साल चलेगा? 2026 से 31 तक चलेगा। उसका जो भी सिफारिश होगा वह इस कार्यकाल में लागू होगा 2026 से 2031। इस तरह से वित्त आयोग कार्य करता है। अब जो है 16वां वित्त आयोग की स्थिति 2023 से 25 में। गठन कब हुआ था 16वां वित्त आयोग का? तो 31 दिसंबर 2023 में। अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया हैं। कार्यकाल कब से कब चलेगा? 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक चलेगा। और रिपोर्ट प्रस्तुत करने का जो अंतिम तिथि है वह 31 अक्टूबर 2025 को है।
प्रमुख सुधार और प्रभाव। 10वां वित्त आयोग 1995 में स्थानीय निकायों को पहली बार वित्तीय सहायता देने की सिफारिश इम्पोर्टेंट है। 10वां वित्त आयोग के द्वारा जो स्थानीय निकाय हैं, जिला, प्रखंड, पंचायत जो है, उन सबों को वित्तीय सहायता देने का काम करने का काम 10वें वित्त आयोग के द्वारा दिया गया। 14वां वित्त आयोग राज्यों की कर हिस्सेदारी 32% से बढ़ाकर 42% की गई। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है 14वां वित्त आयोग, जिसका गठन 2015 में हुआ था। इसका हिस्सेदारी, जिसमें राज्यों की कर हिस्सेदारी 32% बढ़ाकर 42% की गई। 15वां वित्त आयोग कोविड-19 और स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए विशेष अनुदान दिया गया। इसमें कर हिस्सेदारी 41% किया गया। 16वां वित्त आयोग रिपोर्ट आनी बाकी है। इसमें केंद्र राज्य वित्तीय असमानता पर ध्यान दिया जा सकता है। इसके अलावा अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं तो विभिन्न वित्त आयोग के रिपोर्ट एवं सिफारिश क्या क्या है। तो दक्षिण राज्यों ने वित्तीय वितरण में असमानता के आरोप लगाए हैं और विशेषकर 15वें, अच्छा ये जो है अगला टॉपिक क्या है कि इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं कि किस तरह से अभी विवादित मुद्दे हैं जो कि वित्त आयोग से संबंधित हैं राज्यों के बीच, केंद्र सरकार के बीच। तो इस तरह से जो दक्षिण के राज्य हैं वो वित्तीय वितरण में असमानता के आरोप लगाते हैं, विशेषकर 15वें वित्त आयोग द्वारा जो निर्धारित कर हस्तांतरण के संबंध में। इन राज्यों का तर्क क्या था कि जनसंख्या पर नियंत्रण में सफलता प्राप्त की है, जैसे कि बहुत सारा, जैसे तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये सभी जो है उनमें सब में जनसंख्या जो है कम है एज कम्पेयर टू जो नॉर्थ के जो राज्य हैं, जैसे बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया। तो ये सब कहते हैं कि जब हमने जो है जनसंख्या पर नियंत्रण स्थापित कर ली तो इस एवज में हम लोगों को जो हिस्सेदारी है वो कम मिलता है। तो ये एक गलत है, इसे हम लोग को नहीं ऐसा करना चाहिए। जनसंख्या पर हमने यदि नियंत्रण कर लिया तो इसके लिए हम लोग को वित्तीय आवंटन के तहत दंडित किया जा रहा है। तो ये कहना है दक्षिण के राज्यों का। इसमें देखिए कि जो कमी किया गया कि जो जनसंख्या में नियंत्रण कर लिया यानी कम कर लिया, तो इसमें कमी किया गया। जो कर्नाटक को जो पहले मिलता था 4.7%, तो उसको घटाकर 3.6% कर दिया। तो इस तरह से उन लोग ये आरोप लगाते हैं। केरल को हिस्सा मिलता था 2.5%, अब हो गया 1.9%। तेलंगाना को 2.4% मिलता था, अब 2.1% हो गया। आंध्र प्रदेश में 4.3% से घटकर 4.1% पर आ गया। तो इस तरह से एक मुद्दा बन गया है ना कि दक्षिण के राज्य के माध्यम से। तो वो लोग ये आरोप लगाते हैं कि भाई ऐसा हम लोग के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। अगला जो मुद्दा है वह वित्त आयोग के लिए बहुत सारा चुनौती है, जैसे कि वह राज्यों के बीच संतुलन स्थापित करे और उनकी शिकायतों को संबोधित करे। आवश्यकता है कि करों के हस्तांतरण के लिए एक तर्कसंगत आधार तैयार किया जाए जो कि केंद्र और राज्य दोनों को संतुष्ट करे और वित्तीय आयोग की स्वतंत्रता को भी दर्शाए। तो इस तरह से निष्कर्ष में कह सकते हैं कि दक्षिण के राज्यों का यह संतोष मुख्यतः वित्तीय आवंटन पर कमी और जनसंख्या नियंत्रण में उनकी सफलताओं के बावजूद वित्तीय दंड के अनुभव से जुड़ी है। यह आवश्यक है कि वित्त आयोग इन चिंताओं को ध्यान में रखते हुए एक संतुलित और न्याय संगत वित्तीय वितरण प्रणाली भी विकसित करे। तो ये हो गया। अगला है जो वित्त आयोग की क्या क्या चुनौती है। तो चुनौती में क्या क्या चैलेंजेस है। तो केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय जो तनाव उत्पन्न होता है उसको कम करना है, उसको ख़त्म करना है। राजस्व का अधिकांश हिस्सा क्या होता है, केंद्र के पास होता है, जबकि खर्च करने की जिम्मेवारी किसके पास होता है, राज्यों को होती है। राज्य को पर्याप्त हिस्सेदारी नहीं मिलने से कभी कभी क्या होता है, वो आत्मनिर्भर नहीं हो पाते हैं। तो इस तरह से जो वित्त आयोग है उसको जो है कई प्रकार के नीतिगत, प्रशासनिक और आर्थिक चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है। इसके अलावा उसके सामने चुनौती क्या क्या चैलेंज हैं, जो वस्तु और सेवा कर से उत्पन्न बहुत सारा जटिलताएं हैं। अभी हाल में जो है जीएसटी जो लागू हुआ उसके कारण राज्यों को कर लगाने की स्वतंत्रता क्या हो गया, वो घट गया। ज़्यादातर जो है पैसा डायरेक्ट जो है केंद्र के पास आने लगा। अब वित्त आयोग को अब राज्यों को हुए नुकसान की भरपाई का भी ध्यान रखना होगा, ये भी काम करना होगा वित्त आयोग को। तो ये एक चैलेंज है उसका
वित्त आयोग का। राज्यों की असमानता वित्तीय क्षमता, जो कि बहुत सारा राज्य है उसको उसके संग्रहण और खर्च करने की क्षमता क्या होता है, भिन्न होता है। उसके पास पैसा किसी के पास कम आता है, किसी के पास ज़्यादा होता है, किसी को ज़्यादा खर्च करना पड़ता है, किसी को कम खर्च करना पड़ता है। तो इस तरह से एक असमान वित्तीय क्षमता होता है। तो ये भी एक तरह का चैलेंज है वित्त आयोग के सामने। तो कुछ राज्य जो है अधिक संपन्न होते हैं, कुछ पिछड़े होते हैं। तो ऐसे में संतुलन बनाए रखना एक चुनौतीपूर्ण कार्य होता है वित्त आयोग के सामने। दूसरी है कि लोकल बॉडीज और वित्तीय सहायता, जो कि पंचायतों और नगर पालिका को सीधे फंड देना अब आवश्यक है, परंतु इनकी लेखा पारदर्शिता और जवाबदेही कम है। अब कोई आंकड़े के आधार पर ही किसी पंचायत नगर पालिका देश के को फंड देगी ना, तो यदि उस तरह से यदि उसका ट्रांसपेरेंसी देखा जाए तो उसमें कमी देखी जाती है। किस तरह से जवाबदेही होगी वो भी कम मिलता है। तो इस तरह से वित्त आयोग के सामने यह चुनौती बन जाता है। इससे संसाधनों का दुरुपयोग होने का खतरा बना रहता है। इसके अलावा आकस्मिक परिस्थिति, महामारी या आपदा, बहुत तरह का आकस्मिक परिस्थिति उत्पन्न हो गया, उसमें कितना पैसा खर्च करना है। तो इस तरह से एक अनबैलेंस होने का खतरा होता है, जो कि एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। जैसे कोविड-19 महामारी आ गया, तो इसमें हम लोगों का राजस्व की कमी हो गया और जबकि व्यय की अधिकता हो गया, तो इससे जो है दिक्कत उत्पन्न हो गया। ऐसे में आयोग को अस्थायी और लचीली नीति बनानी होगी। इस तरह से आयोग के सामने बहुत सारी चुनौतियां होती है। इसके अलावा राजनीतिक हस्तक्षेप और सीमित कार्य क्षेत्र भी है। बहुत सारा आयोग का जो सिफारिश है अनिवार्य नहीं होता है, कि इसके कारण बाध्य नहीं होता है। यदि होता क्या है कि यदि कोई सिफारिश करता है तो बस ये है कि उसको बाध्य नहीं है, लेकिन यदि वह नहीं मान रहा है, राज्य सरकार या फिर उसके सिफारिश किसी विशेष संदर्भ में नहीं माना जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा, तो उसको यह बताना होगा कि एग्जैक्ट कारण क्या है। तो इस तरह से उसको जो सिफारिश है अनिवार्य नहीं होता है आयोग का जो सिफारिश है। तो यह भी एक उसका एक क्या है, लिमिटेशन है। सरकार उन्हें आंशिक रूप से स्वीकार कर सकती है या फिर नहीं भी कर सकता है। नहीं करेगा तो उसको एक प्रस्तुत करना पड़ेगा, एक कारण प्रस्तुत करना पड़ेगा। इससे आयोग की स्वायत्ता और प्रभावशीलता पर प्रश्न उठते हैं। डेटा और गुणवत्ता और पारदर्शिता की कमी। अभी कोई भी सिफारिश करेगा तो वह डेटा पर आधारित होगा, आंकड़ा पर आधारित होगा। यदि किसी तरह का उसमें पारदर्शिता की कमी है या फिर उसका गुणवत्ता या फिर उसके विश्वसनीयता पर कमी है कि वह ठीक से बनाया नहीं गया है, तो इस तरह से वह जो है सिफारिश ठीक से काम नहीं करेगा। तो इस तरह से यह भी एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। तो सही और अद्यतन आर्थिक आंकड़े सभी राज्यों से मिलना और मुश्किल हो जाता है, और इसके बिना वो ढंग से जो सिफारिश नहीं कर पाता। इससे यथार्थ और पर आधारित निर्णय लेना कठिन हो जाता है। तो इस तरह से बहुत सारी चुनौतियां देखने को मिलता है। इस प्रकार राज्यों की ऋण स्थिति का बिगड़ना भी एक तरह का वित्त आयोग के समझ क्या है, आपका चुनौती है। FRBM के लक्ष्य का उल्लंघन कर भारी कर्ज में डूबे हैं। आयोग को बहुत सारे राज्य जो है डूबे हुए हैं। आयोग को इस पर भी नियंत्रण और तंत्र सुझाना होता है। FRBM एक्ट क्या है, तो FRBM एक्ट है ना, अधिनियम 2003 में भारत सरकार द्वारा पारित किया गया था, जिसका जो है जिसका उद्देश्य था राजकोषीय अनुशासन बनाए रखना, राजकोषीय घाटा यानी फिस्कल डिफिसिट को सीमित करना, सरकार को उत्तरदायी और पारदर्शी बनाना, राजस्व घाटा को कम करना, सरकारी कर्ज को नियंत्रित करना। तो FRBM एक्ट यानी फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट, यह आया था 2003। तो इसका काम था राजकोषीय अनुशासन बनाए रखना, राजकोषीय घाटा यानी फिस्कल डिफिसिट को सीमित करना, सरकार को उत्तरदायी और पारदर्शी बनाना, राजस्व घाटों को कम करना, सरकारी कर्ज को नियंत्रित करना। तो इस तरह से बहुत सारा चुनौती जो है वित्त आयोग के सामने आपको देखने को मिलता है। तो वित्त आयोग सरकार के सहकारी संघवाद का एक आधार स्तंभ है, लेकिन इसकी प्रभावशीलता तब ही सुनिश्चित की जा सकती है जब राजनीतिक इच्छा शक्ति, आंकड़ों की गुणवत्ता और वित्तीय अनुशासन में सुधार किया जाए। तो यह वित्त आयोग के सामने चुनौती पर संबंधित टॉपिक पर हमने डिस्कशन किया। इसके अलावा आपका जो है अगला टॉपिक है वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में वित्त आयोग का विवादित मुद्दा क्या क्या है। तो देख सकते हैं जनसंख्या आधारित फॉर्मूला, जिसे 2011 के जनसंख्या पर आधारित फॉर्मूले पर ही अभी तक नया जनसंख्या
जनगणना हुआ नहीं 2011 के बाद। तो जो भी हम लोग विकास का जो भी योजना परियोजना बनाती है, वित्त आयोग अपना सिफारिश देती है, तो वो किस पर आधारित होता है? 2011 के जनगणना पर आधारित होता है। तो दक्षिण राज्य इसे अनुचित मानते हैं क्योंकि उन्होंने जनसंख्या पर नियंत्रण में बढ़िया प्रदर्शन किया है। तो यह एक विवादित मुद्दा है दक्षिण के राज्यों में। फिर आपका उधारी सीमा, बोरोइंग लिमिट्स पर नियंत्रण। आयोग ने कुछ राज्यों की उधारी पर सीमा लगाने की सिफारिश की है, जिससे राज्य सरकारों की नाराजगी बढ़ी है। कुछ मैंने आयोग बोला कि भाई कुछ राज्य जो है इतना ही तक जो है वो उधारी ले सकता है। फिर अनुच्छेद 275 के अंतर्गत अनुदान में कटौती भी किया गया है। विशेष राज्य सहायता में कमी को लेकर पूर्वोत्तर राज्यों ने विरोध जताया है। जो विशेष राज्य हैं उनको सहायता मिलता था विशेष तौर पर, उस पर भी कटौती किया गया है। तो अभी जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो इस तरह का संभावना, इस तरह का परिस्थिति बनी हुई है और इस तरह का समस्या देखने को मिलता है। इसके अलावा स्थायी वित्त आयोग की मांग, बहुत सारे राज्य जो है क्या बोल रहे हैं कि एक अस्थायी वित्त आयोग का मांग होना चाहिए जो कि निरंतर नीति समर्थन और सहयोग मिलता रहे। दूसरा है कि अन्य निकाय की भूमिका से टकराव, जैसे नीति आयोग हो गया और वित्त आयोग हो गया, तो भूमिका में संयोजन की कमी है। नीति आयोग नीति निर्माण करेगा और वित्त आयोग भी सिफारिश देने का काम करता है। तो वित्त आयोग एक संविधान संस्था है, लेकिन नीति आयोग संवैधानिक संस्था नहीं है। तो इन दोनों की भूमिकाओं में संयोजन की कमी देखने को मिलती है, जिससे नीति की असमंजसता जो है उत्पन्न हो रही है। तो इस तरह से वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो इस तरह का जो है समस्या वित्त आयोग के सामने है। अब जानते हैं कि वित्त आयोग के लिए आगे की राह क्या है। तो यह दृढ़ संघवाद की दिशा में सुधार, यानी राज्यों को अधिक वित्तीय स्वायत्तता देना उसका काम है। फिर आपका सहयोगात्मक संघवाद को बढ़ावा देने का काम करना है। फिर डेटा संचालित निर्णय, इस आगे क्या कर सकता है कि डेटा संचालित निर्णय ले सकता है। वास्तविक समय डेटा पर आधारित आवंटन करना उसको ज़रूरी है। जनगणना 2021 को शामिल करने की आवश्यकता है। अभी जो है जनगणना 2021 होना चाहिए। जबकि अस्थायी वित्त आयोग की स्थापना एक अस्थायी प्रकृति को ख़त्म कर निरंतरता लाना भी एक ज़रूरी है। इसलिए आगे की राह के लिए यह जो है सजेशन दिया जा रहा है कि अस्थायी वित्त आयोग की स्थापना होना चाहिए। स्थानीय निकायों को सशक्त बनाना, जो भी स्थानीय निकाय है उसको सशक्त बनाने के लिए सीधे फंड ट्रांसफ़र करने की आवश्यकता है। पारदर्शिता और जवाबदेही की व्यवस्था करना है। फिर राजकोषीय अनुशासन और FRBM जो है उसकी व्यय की गुणवत्ता में सुधार करना है। व्यवहारिक FRBM लक्ष्य तय करना है। SDG यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो भी हैं उसके साथ समावेशी दृष्टिकोण रखना है। सतत विकास लक्ष्यों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए वित्त आयोग को काम करना चाहिए। नीति आयोग के साथ तालमेल, इसी के अलावा जो नीति आयोग है उसके साथ एक सामंजस्य के साथ तालमेल के साथ काम करना चाहिए ताकि दोहराव से बचना और समन्वित नीति निर्माण बनाया जा सके। तो इस तरह से वित्त आयोग से संबंधित ये सारा टॉपिक आपको कवर हो जाता है। इस सारे डिस्कशन से आप जो है एग्ज़ाम में, मेंस के एग्ज़ाम में अच्छे से आंसर राइटिंग करने के लिए आप बिल्कुल सक्षम होंगे। बहुत सारे पॉइंट्स आपका क्लियर हो गया होगा। और इसी तरह के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि जो ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स हैं उनको यह वीडियो मिल जाए। और मिलते हैं इसी तरह के वीडियो के साथ नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए और अपना जो लक्ष्य है उसके प्रति भी गंभीर और समर्पित रहिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार।